हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, पीसीएस, यूजीसी नेट, पीजीटी एग्जाम और आपकी कुछ बेसिक नॉलेज के लिए। आज जो मैं आपको इलेक्शन कमीशन समझाऊंगी वो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझाऊंगी। ये आपको हेल्प करेगा यूपीएससी के एग्जाम के लिए, पीसीएस और यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट का मैं और ब्रीफ में बताऊंगी कि इससे रिलेटेड जो मैंने आपको ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स, पावर्स, कब इसका गठन हुआ, ठीक है, इनका टेन्योर क्या होता है, इनका कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसके अलावा भी क्या क्वेश्चन बनते हैं यूजीसी नेट के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 1950 में बनी थी। आर्टिकल 324 इससे रिलेटेड है और आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो कंडक्ट करेगा इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहीं पे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है यूजीसी नेट में कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, इलेक्शंस टू वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। Election Commission is not concerned with the election to पंचायत and municipalities। बिल्कुल जो मैंने अभी बताया है कि इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन के लिए। इसके लिए सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई है। तो यहाँ आपको ये लर्न हो गया कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है। और ऊपर हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये की टर्म्स से आप लर्न कर लीजिए ऐसे ही। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन कमीशन। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन समझेंगे हम। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के लिए। 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह वर्क कर रही थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया चीफ इलेक्शन कमीशन और इसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमीशन, और तब से ही जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी की तरह काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि आपको ये चीज याद नहीं रखनी है कि 1950 से 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह रही। ये आप बेशक याद ना रखें, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि, और ये यूजीसी नेट में क्योंकि ये फैक्ट वाला हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन में आर्टिकल 324 जो है वो रिलेटेड है, किस रिस्पॉन्सिबल है, रिलेटेड है इलेक्शंस कंडक्ट कराना किसका, पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का या पंचायत का। ये यूजीसी नेट के लिए यूपीएससी पीसीएस के क्वेश्चन बनता है इससे, क्योंकि नॉलेज बेस्ड है। बट यूजीसी नेट में फैक्ट्स बेस्ड पूछ जाते तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसके द्वारा इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई, या फिर इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी। और ये डेट्स के साथ, आपको सिर्फ ईयर भी याद नहीं करना, आपको विद डेट याद करनी है कि 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989 से मल्टी मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट और आपको बिल्कुल याद रखना होगा ये वाली चीज। मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ आप स्टार लगा लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ा दिया है कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, और ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और कब, ये मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, आप भी इसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, ये इजी टू लर्न हो जाएगा आपके लिए। 16 अक्टूबर 1989। इसके साथ साथ अब ये क्या है, ये आपको लगेगा कि अरे ये तो रीजनल कमिश्नर की बात हो रही है, मे बी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, राइट, बट नहीं, यू नेवर नो ये क्वेश्चन कहाँ से बना दिए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे ना, और अगर आपने एक बार एग्जाम दे रखा होगा, 2 बार एग्जाम दे दिया होगा, या प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, तो या तब आप रियलाइज करेंगे कि यार वी हैव टू गो टू द रूट्स ऑफ द टॉपिक, हमें टॉपिक की जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक नॉलेज बनानी पड़ेगी, तो आप कॉन्सेप्ट्स के साथ जाइए। बट अगर आप यूजीसी नेट के लिए हैं, तो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप आपको बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपके फैक्ट्स भी कवर अप कराऊंगी और नॉलेज भी आपको देने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाएगा, इसीलिए अब जो मैं 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगी उसे बस आप ध्यान में रख लीजिए। अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर्स बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। तो रीजनल कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और किसके कंसल्टेशन करके? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, ऑफिस का कितना समय रहेगा और सर्विस कंडीशंस क्या होंगी इलेक्शन कमीशन की और रीजनल कमिश्नर्स की, ये सब कुछ प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। और टर्म ऑफ ऑफिस लर्न कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो है 6 इयर्स, या फिर until they attain the age of 65 years। देखो यहाँ से ना एक चीज समझ में आती है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको एक छोटी सी चीज लर्न करा रही हूँ ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना होए, कि अगर इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन में अगर आपको पार्लियामेंट, ऑप्शन में अगर आपको देखिए अगर क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से आ रहा है तो आप ये ध्यान रख लीजिए, यदि ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर है या कुछ भी है ऑप्शन में, सब गलत है, बिकॉज जो भी आप इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं वो सब कुछ कनेक्टेड है टू दी प्रेसिडेंट। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद दिस दैट, प्रेसिडेंट का ही रोल है। तो आप ये बात तो ध्यान में ही रख लीजिए कि प्रेसिडेंट का ही रोल है। तो इलेक्शन कमीशन, तो अगर रीजनल कमिश्नर पे क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि रीजनल कमीशन का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है इन कंसल्टेशन विद, वो भी आपका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस इलेक्शन कमीशन का, रीजनल कमीशन का, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। और जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो है 6 साल का, 65 ईयर्स का। चलिए अब मैं आपको भी समझाई थी कि प्रेजेंट से आगे मत बढ़िए, वो इसीलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई छोटी बात थोड़ी है, कोई छोटा पोस्ट थोड़ी है, ये एक संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक बॉडी है और इसे यूं ही रिमूव नहीं किया जाएगा। तो अब अगर क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, यदि रिमूवल पे क्वेश्चन आ रहा है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट in the same manner and on the same ground as the judge of the Supreme Court। ठीक है, जिस तरीके से, जिस मैनर में, जिन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव्ड किया जा सकता है, ठीक उसी ग्राउंड्स पे, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं, तभी रिमूव किए जा सकते हैं जब रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, यहाँ मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इससे क्या होता है आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए ये भी शॉर्ट शॉर्ट लाइंस में है, नोट्स के फॉर्म में है, बट अंडरलाइन से, और जब आप सेकेंड थर्ड टाइम रिवीजन पे आएंगे तो आप बस कीवर्ड्स उठाइए कि चीफ इलेक्शन कमीशन रिमूव किया जा सकता है इन द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड्स, जैसे कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा
ओनली जब रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा, अब किस किस ग्राउंड्स पे आप उसे रिमूव कर सकते हो? जब वो प्रूव्ड हो जाए कि उसने कुछ मिसबिहेवियर किया है या वो इनकैपेबल है, इनकेपेसिटी। ओके, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम ध्यान देंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हम बात कर रहे हैं एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एक पल के लिए हमारे दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है और इससे क्वेश्चन भी बन जाता है नेट में कि क्या ये जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो ये चीफ लग गया इसके नाम के आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या इनकी पोजीशन में कुछ फर्क है? क्या इनकी सैलरी में कुछ फर्क है? क्या इनकी डिसीजन मेकिंग में कुछ फर्क है? तो हम इस पॉइंट को कवर अप करेंगे। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ये इक्वल होते हैं इन पावर्स में, सैलरी में एंड अलायंसेस में। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन जनरली ये जो पॉइंट्स, ये वाले जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है ना, ये ऐसे बात है कि फॉलोइंग द स्टेटमेंट, तो विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट या विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो होना चाहिए। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनके इक्वल पावर्स होते हैं, इक्वल सैलरी एंड इक्वल अलावेंसेज हैं, और सिमिलर टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये दोनों ही कैसे पोजीशन पे हैं? ये सिमिलर है टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी गया अमंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर, तो जो मैटर है वो डिसाइड किया जाएगा बाय द कमीशन के द्वारा बाय मेजोरिटी। तो ये मैंने की टर्म्स अंडरलाइन भी की हुई है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यदि हो जाता है तो ये डिसाइड किया जाएगा बाय मेजोरिटी। सो ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या समझ आ रहा है कि अच्छा मेजोरिटी मतलब 3 है, मल्टी मेंबर बॉडी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, 3 है टोटल। तो इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो 3 में से 2 की मेजोरिटी होनी पड़ेगी। दिस मीन्स कि नीदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा है ना ही 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स छोटे हैं, दे आर इक्वल। हमने रिमूवल भी समझ लिया है। अब हम कुछ फ्लॉज को समझेंगे, कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्या है कि संविधान ने ये प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है कि क्या क्वालिफिकेशंस होंगी ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स की। इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है संविधान के द्वारा। क्या टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड ना ही संविधान ने रोका है रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स को फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। यहाँ ये फ्लॉज लर्न नहीं करने, आपको फ्लॉज की तरह लर्न नहीं करने हैं तीनों पॉइंट्स को। आपको इन 3 पॉइंट्स को एज एन अंडरस्टैंडिंग लर्न करना है कि यदि क्वेश्चन फॉलोइंग द स्टेटमेंट करके आ गया कि करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यू हैव टू लर्न कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड इवन Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government. तो ये तीनों पॉइंट्स आपको रिकॉल रखने हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा। तो ये वाली जो चीजें होती है ना, डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रीजनल कमिश्नर, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि यार वी हैव नेवर रेड अबाउट दिस, तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि ये गलत हो या सही हो। अच्छा डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो हाँ हाँ ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, बट नहीं, यही आपको ध्यान देना है। जो चीजें कम पढ़ाई जा रही हैं या जो कम सुनने में आ रही हैं, ये वहीं से ही क्वेश्चन पिकअप होते हैं जो फैक्ट्स बेस्ड होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर लर्न कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो असिस्ट किया जाता है डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा। अगर आप स्टेट लेवल पे आओगे तो इलेक्शन कमीशन असिस्ट किया जाएगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आओगे तो कलेक्टर एक्ट करता है एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो जब भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इतना क्वेश्चन नहीं बन रहा, बट
ये तो बहुत जनरल है कि डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सबसे बड़ा कौन हो जाता है, कलेक्टर। तो अगर बाय मिस्टेक क्वेश्चन दिख भी गया, आग बंद करें, कलेक्टर फिल कर दें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज कि इलेक्शन कमीशन असिस्ट किया जाता है डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा, और स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, दैट्स इट। इतना लर्न कर लें, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे अब हम पढ़ेंगे कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्या पावर्स और फंक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन की? देखिए, पावर तो बहुत सारी हैं, करीबन 15-20, बट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स उठाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस। हालांकि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ेंगे उसमें 15 पावर्स और फंक्शंस दे रखे हैं। मैंने जो उठाए हैं वो कुछ 6 से 7 पावर्स उठाई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट हम डिस्कस सारे 15 के 15 पॉइंट्स करने वाले हैं। तो पहली पावर फंक्शन है कि टू डिटरमाइन करना टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करती है टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत? तो डिलिमिटेशन एक्ट, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये लर्न कर लेंगे आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। लक्ष्मीकांत ने 15 पॉइंट्स दिए हैं, हम 15 के 15 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बट मैंने कुछ 6 to 7 पॉइंट्स पिक करे हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है कि इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करता है टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अंडर विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ आपको लर्न करना है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ग्रांट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को recognition and allot करता है इलेक्शन सिंबल्स टू देम। आई डोंट थिंक कि यहाँ कुछ लर्न करने की जरूरत है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ी कमीशन है टू कंडक्ट इलेक्शन इंडिया में। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना, उनको इलेक्शन सिंबल्स देना, वो किसका काम होगा? इलेक्शन कमीशन का। थर्ड पॉइंट है कि टू एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर कल को आपका क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट्स देकर, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक्ट करता है एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। और जब डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू ग्रांटिंग की क्या रिकॉग्निशन दी जाए पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू देम, तो यदि डिस्प्यूट उत्पन्न हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ही एक्ट करता है एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू एडवाइस करना प्रेसिडेंट को, गवर्नर को ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ इस पॉइंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ आप सोचोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इलेक्शन कमीशन का काम है टू कंडक्ट कराना इलेक्शंस, करेक्ट? तो यहाँ पर वो गवर्नर को, प्रेसिडेंट को कैसे एडवाइस कर सकता है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्वालिफिकेशन पे उसका क्या पावर, उसके पास क्या फंक्शन होगा? बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके लिए एक थोड़ा अलग पॉइंट है, इसको आप लर्न करिए कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस करता है इलेक्शन कमीशन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना वेदर क्या इलेक्शन हेल्ड किए जा सकते हैं स्टेट में अंडर प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद अगर इमरजेंसी का पीरियड बढ़ाया जा रहा है तो प्रेसिडेंट को फिर इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है एडवाइस करना कि क्या आप उस राज्य में इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रांट करना उनको स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। तो ये बिल्कुल हमारा सेकंड पॉइंट की तरह होगा कि जहां हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज द सुप्रीम बॉडी कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया, द हायर बॉडी। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना, उनको नेशनल पार्टी स्टेट पार्टीज का स्टेटस देना अकॉर्डिंग टू देयर पोल परफॉर्मेंस, उनको इलेक्शन सिंबल्स देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इसके अलावा भी
कुछ फंक्शंस हैं जो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, जो आपको बस समझने हैं, ध्यान में रखने हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो प्रिपेयर करके रखेगा, पीरियोडिकली रिवाइज करेगा इलेक्टोरल रोल्स को और रजिस्टर करेगा सारे एलिजिबल वोटर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन। तो जब भी आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप सुनते हैं ना इलेक्शन हो रहे हैं, किसके, पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, तो वो इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है डेट्स एंड शेड्यूल्स। नेक्स्ट अप कि टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स। यदि इलेक्टोरल अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स होता है तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है ऑफिसर्स। कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करना, जो कि पार्टीज के द्वारा ऑब्जर्व किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करता है। बस विद दिस हमारा इलेक्शन कमीशन खत्म होता है। बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में अगर आप लर्न करना चाहेंगे तो 1950 में इलेक्शन कमीशन बना। आर्टिकल 324 इससे रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। इसका कंपोजिशन चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। रीजनल कमिश्नर की बात आएगी तो भी ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है विद कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। 16 अक्टूबर 1989 इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बना। यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है तो मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन कमीशन चलता है। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमिश्नर से बनता है, जिसमें ये दोनों ही इक्वल है इन पावर्स, इक्वल सैलरी, इक्वल अलाउंसेस। ठीक है। अगर आप रिमूवल रिवाइज करेंगे तो चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है सेम मैनर, सेम ग्राउंड में, जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट मींस स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है वो डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा असिस्ट किया जाता है और स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड द रेस्ट इज पावर एंड द फंक्शंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करिएगा। थैंक यू। अच्छा, आप सभी को एक और चीज याद रखनी है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये जितने भी पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, ये जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, फिर से शुरू करेंगे अभी हम। अच्छा, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको इस सेशन में पढ़ाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ आपको एक चीज पे काम करना है जिस पे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। आपको जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अभी तक बने हैं सिंस 1950 टिल प्रेजेंट, आपको वो सारे विद नाम लर्न करने हैं, विद नेम आपको लर्न होने चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड बताऊंगी। ये सारे फैक्ट्स के साथ साथ आपको नेम्स ऑफ ऑल चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स सिंस 1950 आप ये लर्न कर लीजिएगा। रेस्ट आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया होगा। इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए। थैंक यू।